एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी 21 में से बहुत सारी यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपके बायोलॉजी के 3 मॉक टेस्ट आपको पहले ही करा चुकी हूँ। आज हम कवर करेंगे अपने 4th मॉक टेस्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। तो आपका सेरिकल्चर यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क और टसार सिल्क, इनके साइंटिफिक नेम से, इन सिल्क वॉर्म के साइंटिफिक नेम से आपको इन्हें मैच करना है। तो आपको बताना है कि मलबरी सिल्क का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरी सिल्क का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मूगा सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है और टसार सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो आपको पता है मलबरी सिल्क हम किसको बुलाते हैं, हमारे बॉम्बेक्स मोरी को हम मलबरी सिल्क बुलाते हैं। उसके अलावा हमारा मूगा सिल्क, जिसको हम असम सिल्क भी बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंथेरा एस्मेंसिस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का किससे मैच होगा, सी से मैच होगा। उसके बाद हमारा सेकंड एरी सिल्क कौन सा है, फिलोसेमिनिया रेसिनी को बोलते हैं। मूगा सिल्क कौन है, एंथीरा एस्मेंसिस है। और टसार सिल्क हम किसको बोलते हैं, एंथीरा माइलेटा को बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको है ना सिल्क वॉर्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज पाई जाती है। वो डिजीज किस टाइप की डिजीज है ये आपको बताना है। पेब्राइन डिजीज, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस डिजीज एंड मस्करडाइन डिजीज। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था सेरिकल्चर के अंदर जो हमारी पेब्राइन डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस जो होती है वो एक वायरल डिजीज है, एक वायरस की वजह से होती है। और जो हमारी मस्करडाइन डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, एक फंजाई की वजह से होती है। तो ये कैसी डिजीज है, फंगल डिजीज है। पहले आपको खुद ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आपको अपना स्कोर भी बताना है। आप में से कोई भी अपना स्कोर नहीं बताता है, इससे 2 बच्चे ही अपना स्कोर बताते हैं, 2 या 3 बच्चे अपना स्कोर बताते हैं। तो अगर आप सब अपना स्कोर नहीं बताएंगे तो मैं आपको मॉक टेस्ट आगे नहीं कराऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियासिस जो डिजीज है उसका वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, डियर फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। तो आपको पता है जो मियासिस है उस डिजीज का वेक्टर का रोल कौन प्ले करता है, हमारी जो कॉमन हाउस फ्लाई होती है वो हमारी मियासिस डिजीज की वेक्टर होती है। तो देखिए मियासिस डिजीज में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर है ना कोई वूंड है, ठीक है, कोई, और उसके थ्रू है ना बहुत सारे अपने अंडों को ये इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर प्लेस कर देती है और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। किसकी बात हो रही है, हाउस फ्लाई की बात हो रही है। ठीक है, तो मियासिस नाम की डिजीज जो है उसके वेक्टर का रोल कौन प्ले करती है, हमारी कॉमन हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीबोटोमस फीवर जो है उसके वेक्टर का आपको नाम बताना है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, डियर फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। तो आपको पता है ये जो फीवर है ये हमें एक फ्लाई की वजह से होती है और उस फ्लाई का नाम क्या है, ये है हमारी सैंड फ्लाई। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज के अंदर मैंने आपको ये बातें बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोजोम इज फिल्ड विद। तो हमारा जो मेल स्पर्म होता है उसके अंदर एक सेगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोजोम के अंदर क्या फिल्ड रहता है, लिपिड्स फिल्ड रहते हैं, हॉर्मोन्स फिल्ड रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपको पता है जो मेल स्पर्म होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में मेजरली डिवाइडेड होता है, हेड, नेक एंड टेल। ठीक है, तो जो हेड रीजन होता है वहां पर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम, जहां पर क्या फील्ड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम फील्ड होते हैं। और जब ये फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है, एग को फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है, जो आउटर लेयर को ब्रेक करने का काम कौन करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं, जो कहां पर फील्ड रहते हैं, एक्रोजोम के अंदर फील्ड रहते हैं हमारे मेल स्पर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक्ड आफ्टर ट्यूबिक्टोमी। तो आपको पता है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है सर्जिकल मेथड, जिसके अंदर 2 मेथड आते हैं, एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबिक्टोमी। तो ट्यूबिक्टोमी जो है वो वुमेन के अंदर किया जाता है। तो किस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है ट्यूबिक्टोमी के अंदर, फिलोपियन ट्यूब को, सर्विक्स को, यूट्राइन कैविटी को या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है, ट्यूबिक्टोमी में स्पेशली क्या होता है, जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होती है उनको टाई कर दिया जाता है और कट कर दिया जाता है, ताकि यहाँ से है ना जो ओवा है वो रिलीज ही ना हो पाए, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जा ही ना पाए। ठीक है, तो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और बांध दिया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारी ट्यूबिक्टोमी के अंदर। वैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है ये मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय विच इम्यूनोग्लोबिन। तो आपकी जो इम्यूनोलॉजी यूनिट थी उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाई थी। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी जो 1 होती है वो किस इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से होती है, IgA, IgG,
IgE या फिर IgD। तो आपको पता है जो हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसको मेजरली कौन रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें हमारी जो IgE एंटीबॉडी है वो मेजर रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो आपको मैंने 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाई थी, उनमें से आपसे उसका नाम पूछा गया है जिसको हम डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी बुलाते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फिर टाइप 4। तो हमारी जो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो किसका दूसरा नाम होती है, हमारी जो टाइप 4 रिएक्शन होती है उसको एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल्स विच बिलोंग टू दी सीलेंट्रेटा शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी नोन एज। तो आपको पता है जो कोरल्स होते हैं वो निडेरिया फैमिली या फिर सीलेंट्रेटा फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे मेरीन वाटर के अंदर कोरल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और वो है ना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं एक एल्गी के साथ। ठीक है, तो उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनकी किसके साथ होती है, माइकोराइजा के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, जूजेंथली के साथ या फिर नेक्टॉन्स के साथ। तो आपको पता है एक स्पेशल टाइप की एल्गी के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसका एक स्पेशल नाम है, जिसका नाम क्या होता है, जूजेंथली होता है। जब मैंने आपको एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट कराई थी तब मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी, और ये क्या है, हमारी कोरल्स है। ठीक है, तो कोरल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाती है एक एल्गी के साथ जिसका नाम है जूजेंथली। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, मोनेरा फैमिली से बिलोंग करता है। जब आपके प्लांट्स की हायर रूट्स फंजाई के साथ एसोसिएशन करती है उसको हम माइकोराइजा बुलाते हैं, और नेक्टॉन्स हम किसको बुलाते हैं, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ प्रेजेंट इन। तो जो सबसे बड़ी रीफ है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं वो किस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपको जब एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो हमारी कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट टर्म जेनेटिक इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी यूज्ड इन एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। तो आपको पता है एक्वाकल्चर के अंदर है ना इंप्रूवमेंट करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उनमें से कुछ ऐसी है जो शॉर्ट टर्म जेनेटिक इंप्रूवमेंट है और कुछ ऐसी है जो लॉन्ग टर्म है। तो बाकी जो है वो सब शॉर्ट टर्म है, इनमें से एक ऐसी है जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं आती है, वही आपको आइडेंटिफाई करनी है। हाइब्रिडाइजेशन, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर सेक्स मैनिपुलेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म है, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन भी शॉर्ट टर्म है, सेक्स मैनिपुलेशन भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं आती है, वो लॉन्ग टर्म जेनेटिक इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी है। तो मैंने आपको एक्वेटिक बायोलॉजी टॉपिक कराया था तब मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिफिलिस विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। तो सिफिलिस जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, रिकेट्शिया प्रोवास्की की वजह से, बोरेलिया रिकेंटिसिस की वजह से, ट्रैपिनोमा पैलिडियम की वजह से या फिर लेप्टोस्पायरा एब्जेली की वजह से। तो आपको पता है सिफिलिस जो है वो कॉमनली जो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं उनके अंदर से एक है, उनमें से एक है। ठीक है, और ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, ट्रैपिनोमा पैलिडियम की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफरेंट डाइजेशन का टॉपिक मैंने थोड़े दिन पहले आपको कंप्लीट कराया, उसके अंदर है ना डिफरेंट आपको एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइपेज किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियेजेस किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइड किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइपेप्टाइड्स डेजेस किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपको पता है जो हमारे डाइपेप्टाइड्स हैं उनको सिंपल ब्रेक डाउन करने का काम कौन करते हैं, हमारे डाइपेप्टाइडेजेस करते हैं। हमारे जो न्यूक्लियेजेस है वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। हमारे जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है वो किस पर एक्ट करते हैं, हमारे प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस पर एक्ट करते हैं। जो हमारे लाइपेजेस है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लाइपेज किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस के ऊपर एक्ट करते हैं, और जो हमारा डाइपेप्टाइडेजेस है वो डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो दूसरी रिएक्शन हो रही होती है, जो सकस एंटेरिकस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये वो रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन टॉपिक से ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पोजेस 4 लेयर्स। आपके एलिमेंट्री कैनाल के पास 4 लेयर प्रेजेंट होती है, जिसका आपको करेंट सीक्वेंस बताना है आउटसाइड से लेके इनसाइड जब आप जा रहे होते हैं। म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, सेरोसा,
सीरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा म्यूकोजा मस्कुलरिस सीरोसा, म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्कुलरिस सीरोसा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, सीरोसा बुलाते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है उसको हम क्या बुलाते हैं, मस्कुलरिस बुलाते हैं। फिर उसके अंदर की जो लेयर होती है उसे सब म्यूकोसा बुलाते हैं, और हमारी सबसे अंदर जो लेयर होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, म्यूकोजा बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लेयर्स का करेक्ट सीक्वेंस है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है आउटसाइड टू इनसाइड, कभी कभी पूछा जा सकता है इनसाइड टू आउटसाइड, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम प्लेट्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन प्रेजेंट इन विच फाइलम। तो आपको एक ऐसे फाइलम के बारे में बताना है जिसके अंदर है ना कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जो उसकी लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती है। पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होती है, सिटानोफोरा के अंदर, सीलेंट्रेटा के अंदर, या फिर प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर। तो आपको पता है कॉम प्लेट्स किसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, हमारा जो सिटानोफोरा है उसके अंदर आपको कॉम प्लेट्स देखने को मिलते हैं। देखिए ये है हमारा सिटानोप्लाना ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिलेटेड कॉम प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, जो इसी किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, और ये सिटानोफोरा ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज नोन एज लिविंग फॉसिल। इनमें से किसको हम लिविंग फॉसिल बुलाते हैं। मैंने आपको एनिमल किंगडम टॉपिक कराया है, उसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिमुलिस को, लोकस्टा को, लैसिफर को, या फिर बॉम्बाइक्स को। तो आपको पता है बॉम्बाइक्स मरी तो क्या है, सिल्क वॉर्म का नाम है। लैसिफर क्या है, हमारा जो लैक इंसेक्ट होता है उसका नाम है। और लोकस्ट कौन होता है, आपके जितने भी, जिसको हम टिड्डा बोलते हैं, हमारी जो क्रॉप्स होती है उनको डैमेज करने में लोकस्ट का बहुत मेजर रोल होता है। लेकिन जो हमारा लिमुलिस है जिसको हम किंग क्रैब बुलाते हैं, वो क्या है, हमारा लिविंग फॉसिल कहलाता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लिविंग फॉसिल, आपको मेरे को बताना है कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा। नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, आपका मॉक टेस्ट नेक्स्ट वाला बहुत ही लेट आएगा, शायद आएगा ही नहीं। ठीक है, आप पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो है वो किस फाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, सिटानोफोरा के अंदर, एनालिडा के अंदर, सीलेंट्रेटा के अंदर, या फिर पॉरीफेरा के अंदर। तो आपको पता है जब मैंने आपको एनिमल किंगडम कराया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉलर सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं पॉरीफेरा के अंदर। ठीक है, तो पॉरीफेरा जो होते हैं हमारे जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर हमें कॉलर सेल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइलिन कार्टिलेज कंटेन विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो किससे बना होता है, टाइप 1 कोलेजन से, टाइप 2 कोलेजन से, टाइप 2 इलास्टिक फाइबर से, या फिर टाइप 1 इलास्टिक फाइबर से। तो आपको पता है जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है वो हमारे टाइप 2 कोलेजन से बना होता है। ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। बोन एंड कार्टिलेज यूनिट मैंने आपको पूरी करा रखी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर मैंने आपको कंबाइंड नोट्स दे दिया है सारी की सारी उन ग्रेजुएशन यूनिट्स की जो मैंने आपको कंप्लीट कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। There is no relation between higher input and yield. There is an inverse relationship between higher input and yield. There is a correlation between higher inputs and yields. There is sometime a relation and sometime no relation between higher inputs and yield. सोचो आप है ना खेती कर रहे हो और आप बहुत सारे इनपुट्स अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली सी बात है कि उसका है ना आपकी यील्ड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जितने ज़्यादा आपके इनपुट्स होंगे उतनी बेटर ही आपका यील्ड होता है, आपका प्रोडक्शन होता है। तो देयर इज अ को रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई रिलेशन नहीं, यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितने भी अच्छे से अपने खेतों के ध्यान रख रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इनवर्स भी नहीं होता, आप जितनी ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो उतनी ज़्यादा नुकसान होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और कभी रिलेशन होगा कभी नहीं रिलेशन होगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो को रिलेशन होता है, जितनी ज़्यादा आपने मेहनत की होती है, जितना ज़्यादा आप अपनी क्रॉप का केयर करोगे उतना ज़्यादा उसका यील्ड बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ग्रीन मैन्योर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो हमारी जो यूनिट है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, उसके अंदर मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट पढ़ाया था, ग्रीन मैन्योर पढ़ाया था और कंपोस्ट पढ़ाया था। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ग्रीन मैन्योर इज प्राइमली यूज्ड टू एनरिच द सॉइल इन फॉस्फोरस। ग्रीन मैन्योर इज द अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल। ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड ओनली बी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट में रिच होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अनडिकम्पोज इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा एकदम हरा भरा पौधा खड़ा था उसको हमने एकदम से जमीन के अंदर प्लग कर देते हैं, इसके अंदर हम ग्रीन मैन्योर ऐसे ही तो बनता है। लेकिन ग्रीन मैन्योर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस में आपकी जमीन को रिच करता है, ये गलत बात है। ठीक है,
उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो भी आपकी सॉइल को मिलता है, उसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट था वो भी मिलता है, उसके अंदर जो भी मिनरल्स प्रेजेंट थे वो सब आपकी सॉइल के पास पहुंचते हैं, सिर्फ फॉस्फोरस नहीं पहुंचता है। ठीक है, फॉस्फोरस भी पहुंचेगा लेकिन प्राइमरली सिर्फ फॉस्फोरस के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमारा बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस एल्गी कॉलरा विच इज यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर्स ड्यू टू इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट बिलोंग टू। तो हमारी एक ऐसी एल्गी है जिसको हम स्पेस एल्गी बुलाते हैं। जब मैंने आपको प्लांट किंगडम चैप्टर कराया था वहाँ मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी। तो आपको बताना है कि स्पेस एल्गी जो कॉलरा है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, जिसको हम स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो उसको अपने साथ लेकर ट्रैवल करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हाई प्रोटीन कॉन्टेंट होता है, खाने की तरह इस्तेमाल की जाती है। रोडोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से, क्लोरोफाइटा से या फिर फियोफाइटा से। तो आपको पता है जो हमारी स्पेस एल्गी है कॉलरा वो हमारी ग्रीन एल्गी फैमिली का मेंबर है। तो वो किससे बिलोंग करती है? क्लोरोफाइटा फैमिली से बिलोंग करती है। रोडोफाइटा हम बोलते हैं रेड एल्गी फैमिली को, फियोफाइटा हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी फैमिली को। ठीक है, और ब्रायोफाइटा क्या है? हमारी प्लांट्स की एक दूसरी क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे रोकने का एक तरीका ये नहीं है। ठीक है, फ्लशिंग ओजोन इनटू द एटमॉस्फेयर एट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, यूजिंग ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स, कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ NO एंड NO2, प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स लाइक पाइनस एंड जूनिपर्स। तो आवर इन्वायरमेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर्स को हम अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि कम से कम फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो रिलीज होए। हम अपने सोर्सेज ऑफ NO एंड NO2 को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत ही मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। हम है ना पाइनस और जूनिपर जैसे प्लांट्स भी लगाते हैं ताकि हमारे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हवा में घूम रहे हैं उन सबको ये मेटाबोलाइज कर सके। लेकिन ओजोन को हम एटमॉस्फेयर में फ्लश नहीं करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है। इस तरीके का कोई मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर 7 ppm बट ग्रेटर देन 10 ppm, लेस देन 5 ppm बट ग्रेटर देन 7 ppm, लेस देन 5 ppm या फिर ग्रेटर देन 10 ppm। तो जब मैंने आपको अवर एनवायरमेंट टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको BOD एंड COD वैल्यू बताई थी। आपको मैंने बताया था कि जिस पानी की जितनी ज़्यादा BOD वैल्यू हाई होती है वो उतना ही हाईली पॉल्यूटेड होता है। लेकिन जो हमारा क्लीन वाटर होता है, क्लीन वाटर हम किसको मानते हैं? जिसकी जो वैल्यू है BOD वैल्यू है वो लेस देन 5 ppm होती है, तो उसको हम साफ पानी मानते हैं, पीने योग्य पानी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द एटमॉस्फेरिक CO2 गेट कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो आपको पता है जब हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसे क्या क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, उसके अलावा उसे क्या चाहिए होता है? एटमॉस्फेरिक CO2 चाहिए होता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो किस प्रोसेस के थ्रू? बर्निंग के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू या फिर न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल आपको बताना है रिस्पेक्टिवली। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी एंड ER। तो आपको पता है वैक्यूल जो है वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम जो है वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन हमारा जो राइबोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके पास वो मेम्ब्रेन लेस होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो हमारा राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरलिम्स ऑफ कैट यूज्ड इन वॉकिंग, व्हेल्स यूज्ड इन स्विमिंग एंड बैट्स यूज्ड फॉर फ्लाइंग आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, एनालॉगस ऑर्गन या फिर होमोलोगस ऑर्गन। तो देखो इनका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे ना वो एकदम सिमिलर है, लेकिन इनके जो फंक्शन है बाहर से जो ये फंक्शन निभा रहे हैं वो एकदम अलग है। ठीक है, तो ऐसा किस में होता है? हमारे होमोलोगस ऑर्गन में होता है, क्योंकि हमारे होमोलोगस ऑर्गन का जो एनाटॉमी होता है वो एकदम सिमिलर होता है। अगर आप उनका इंटरनल एनाटॉमी देखोगे वो एकदम सिमिलर होता है, लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो अडेप्टेड रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कैट जो है उसका इस्तेमाल कर रही है चलने के लिए, बेल उसको इस्तेमाल कर रही है स्विमिंग के लिए, बैट इस्तेमाल कर रही है उड़ने के लिए। लेकिन अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो एकदम सिमिलर होता है, और ऐसा होता है हमारे होमोलोगस ऑर्गन के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिग्निन की, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन एंड सेलुलोज की, या फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है और फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों देखने को मिल सकता है, इस कंडीशन को आप क्या बुलाते हो, डाइशियस एंड होमोथेलिक, मोनोशियस एंड हेटेरोथेलिक, मोनोशियस एंड होमोथेलिक, या फिर डाइशियस एंड हेटेरोथेलिक। तो अगर एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों देखने को मिलते हैं तो इसको हम बुलाते हैं मोनोशियस एंड होमोथेलिक, क्योंकि सेम ही थैलस पर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बुलाएंगे, होमोथेलिक एंड मोनोशियस कंडीशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड जो है वो किससे डेवलप होता है, कॉटलिडन से, ओवरी से, ओव्यूल से, या फिर स्पोर से। तो मैंने आपको इतनी बार बताया है रिप्रोडक्शन के अंदर कि हमारा जो फ्रूट बनता है, ठीक है, तो फ्रूट बनता है, हमारी जो राइपन ओवरी होती है उसे हम फ्रूट बोलते हैं, और ओव्यूल्स जो थे हमारे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे ओव्यूल क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, और हमारी जो राइपन ओवरी है वो क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। ठीक है, तो ओव्यूल से बनते हैं हमारे सीड्स। नेक्स्ट है विच केमिकल इज प्रेजेंट इन बार्क विच मेक देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। तो हमारा जो प्लांट है उसकी जो बार्क है उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट है जो गैसेज और वाटर से उसको इम्परवियस बनाता है। कौन सा वो केमिकल है, क्यूटिन है, रेजिन है, स्यूबेरिन है, या फिर टैनिन्स है। जो मैंने आपको टिश्यूज चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बार्क है उसके अंदर स्यूबेरिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, उसको इम्परवियस बनाता है गैसेज एंड वाटर के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेजर्ट ऑर्गेनिज्म हैव वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो टू अडेप्ट द जीरोफिटिक कंडीशन डेजर्ट प्लांट लीव्स रिलीज अ केमिकल व्हिच हैव वाटर प्रूफ क्वालिटी सो दैट वाटर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, नेम द केमिकल। तो आपको पता है जो हमारे डेजर्ट कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनके पास बहुत कम पानी अवेलेबल है, ज़्यादा पानी को वो लूज नहीं कर सकते, इसलिए उनकी लीव्स के पास है ना एक केमिकल वो रिलीज करती हैं जो वाटर प्रूफ क्वालिटी देता है ताकि आपके लीव्स के थ्रू है ना ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। तो उस केमिकल का आपको नाम बताना है, स्यूबेरिन, लिग्निन, टैनिन, या फिर क्यूटिन। तो स्यूबेरिन तो हमारे प्लांट्स की बार्क के अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारे प्लांट्स की लीव्स, हमारे डेजर्ट प्लांट की लीव्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करता है, पानी के लॉस को कम करता है ताकि पानी बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी फील पेन इन द बॉडी बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल। तो जब भी आप कभी एक्सरसाइज करके आते हो, भाग के आते हो, दौड़ के आते हो, तो आपके पैर हाथ दुखने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा पेन आपको हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी मसल्स के अंदर हो रहा है और लैक्टिक एसिड बन रहा होता है आपकी मसल्स के अंदर। तो लैक्टिक एसिड जो है वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, 4, 3 या फिर 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और लैक्टिक एसिड जब आपकी मसल्स के अंदर बनता है उसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प होता है, पेन फील होता है। और ये किस तरीके का रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। लाइव प्रोसेस चैप्टर जब मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो आपको पता है जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम कराया है तो मैंने आपको बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है। सबसे ज़्यादा हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है, सारे ग्रोथ हार्मोन वो रिलीज करता है, लेकिन उसको है ना ये सिग्नल कोई और देता है। तो उस ग्लैंड का आपको नाम बताना है जो उसको सिग्नल देता है कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देना है, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो देखो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसका भी एक्चुअल मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस बहुत सारे फैक्टर रिलीज करता है जिसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना शुरू करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज ग्रोथ हार्मोन इन ऑल दी ऑर्गन्स। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के अंदर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड करता है, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर थायराइड ग्लैंड। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो सारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, और उसको ये सारे सिग्नल कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। ठीक है, आपको मेरे को बताना है कि एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज विटामिन ई। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम आपको मुझे बताना है, कैल्सीफिरॉल, साइनोकोबालामाइन, टोकोफिरॉल, या फिर फाइटोडायोन। तो आपको पता है मैंने आपको विटामिन वाला टॉपिक कराया, उनके साइंटिफिक नेम बताया, उनसे होने वाली बीमारियां बताई है, उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो जो हमारा विटामिन ई होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टोकोफिरॉल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, एर्गोकैल्सिफेरॉल, क्लोयोकैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल या फिर कोबालामाइन। तो आपको पता है रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम होता है क्लोयोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, कमेंट्स में मेरे को बताइएगा कोबालामाइन किसका साइंटिफिक नेम है, एर्गोकैल्सिफेरॉल किसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन फिंचेस जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो आपको पता है चार्ल्स डार्विन जो हमारे इवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं, वो एक आइलैंड पे गए थे जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस देखी जिनको आज हम डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल शो किया था उन्होंने, एक्सटेंशन का, इन्वर्जन का, डाइवर्जन का या फिर अडेप्टिव रेडिएशन का। तो डार्विन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उनकी जो बीक है उसके अंदर बहुत सारी अडेप्टेशन देखने को मिलती है। जिस तरीके का खाना वो खाने लग गई उस तरीके से उनकी बीक्स भी अडेप्ट होती चली गई। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है डार्विन के फिंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीनेशन जो है, उसके फादर कौन कहलाते हैं, रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट ब्राउन, एडवर्ड जेनर या फिर मार्शल। तो आपको पता है रॉबर्ट कॉच ने खोज की थी एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से हमें एंथ्रेक्स बीमारी होती है। तो एंथ्रेक्स बैसिलस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉच ने। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था हमारा न्यूक्लियस, और मार्शल ने डिस्कवर किया है पेप्टिक अल्सर के कॉज को। ठीक है, तो उन्होंने हमें बताया कि हेलिकोबैक्टर पायरेली की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। लेकिन जो हमारे एडवर्ड जेनर है वो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है डिफरेंट टाइप की बीमारी आपको दी है वो किस टाइप की बीमारी है, HIV एड्स किस टाइप की बीमारी है, एक्ने किस टाइप की बीमारी है, लेशमेनिया और रिंगवॉर्म्स। तो आपको बताया HIV एड्स जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। जो हमारे फेस पे मुहासे हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, वो हमें बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। लेशमेनिया जो है वो हमें एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। आपको मेरे को बताना है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है। उसके अलावा जो रिंगवॉर्म्स है वो हमें किसकी वजह से होते हैं, डिफरेंट टाइप की फंगल स्पीसीज की वजह से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है बी, सेकंड का क्या है सी, थर्ड का है डी एंड फोर्थ का है ए। ठीक है, आपको अपना स्कोर लिखना है कि 40 में से आपका क्या स्कोर है। अगर आप स्कोर नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट नहीं आएगा। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।